तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो इससे पहले हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी वो तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन थी। चैप्टर नंबर 6 में हम ये पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को। तो आज जो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो ये आपकी स्टैटिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अपेयर होती है। डेली लाइफ में कई सिचुएशंस होती है जिनमें जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आमतौर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जो आपके पास नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है वो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ऐसे आपके पास ये वेरिएबल है जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल होती है। जैसे हाइट ऑफ पर्सन से, लोगों की जो हाइट होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो हाइट जो है, लोगों हाइट जो आपके पास, आपको पता है कि वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो लोगों की हाइट हो गई, लोगों का वेट हो गया, तो वेट जो है ऑफ पीपल वो भी जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। या लोगों की इनकम हो गई है, इनकम भी जो है लोगों की वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसी तरह आईक्यू या इंटेलिजेंस है लोगों की, तो वो भी जो है आपके पास जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो ये कुछ आपको मैंने 4 एग्जांपल्स दिए ऐसे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। और ये हमारी डेली लाइफ में ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये काफी जो है हम इनको यूज करते हैं। तो इस वजह से पूरी स्टैटिस्टिक्स में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, उसकी डेंसिटी फंक्शन की शेप क्या होती है, तो ये इसकी शेप आपको मैंने दिखाई हुई है। ये बेल शेप्ड कर्व है आपके पास। तो ये आपके पास जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी फंक्शन की शेप है, बेल कर्व है। तो ये बेल शेप्ड कर्व है आपके पास है, इसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सिमेट्रिकल है। तो अब इसमें देखिए जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नॉर्मल जो वेरिएबल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनमें जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल लोगों की हाइट है आपके पास, तो अब देखें हाइट जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की होती है। तो ऐसे लोग जिनकी हाइट बहुत ज्यादा हो, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोग ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? ऐसे लोग जिनकी हाइट बहुत ज्यादा हो, ऐसे कम लोग होते हैं सर। कम होते हैं। ऐसे लोग होते हैं लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है। जैसे अब अगर लोगों की हाइट, ऐसे लोग जिनकी हाइट 7 फीट या उससे ज्यादा हो, बहुत कम है। दूसरी तरफ, यानी ये तो एक एक्सट्रीम वैल्यू हो गई बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनकी हाइट बहुत कम होती है वो भी मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी लेकिन फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। सही। ज्यादातर लोगों की जो हाइट होती है वो इंटरमीडिएट होती है। तो अब जैसे ये आपके पास ये जो बेल शेप्ड कर्व है ना, ये किस चीज को शो कर रहा है? इसकी टेल्स के अंदर हाइट कम है, हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है। और एक्स एक्सिस के सही। ऊपर जो है वो आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यूज है जो राइट हैंड साइड पर इंक्रीज हो रही है। जैसे आप फर्ज करें हम राइट एक्स एक्सिस के ऊपर हम हाइट को लेते हैं, हाइट राइट हैंड साइड पर इंक्रीज हो रही है, और ऊपर वाई एक्सिस पर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है कितनी फ्रीक्वेंट है। तो सही। दोनों टेल्स में अगर आप देखें, जो आपकी लेफ्ट टेल है, ये जिसको मैंने ब्लैक सर्किल से डिनोट किया, लेफ्ट टेल, इसमें हाइट कम है, तो ये वेरी स्मॉल हाइट है। अच्छा, और इसका इसके ऊपर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो जो वाई एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल है। तो इसका मतलब है कि जो वेरी स्मॉल हाइट्स है दे आर लेस फ्रीक्वेंट, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लो होगी। यानी अगर लोगों की हाइट में अगर हम ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें कि ऐसे लोग जिनकी हाइट बहुत कम है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो बहुत कम है क्योंकि वो लेस फ्रीक्वेंट है। इसी तरह राइट हैंड साइड पर ये जो आपके पास टेल है, राइट टेल, इसमें जो आपको मैंने दिखाया कि वेरी लार्ज हाइट्स हैं, और इनकी भी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आप देख रहे हैं इनकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। तो राइट हैंड टेल में आपके पास जो वेरी लार्ज हाइट्स हैं ये भी लेस फ्रीक्वेंट है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी लो है। तो ये जो दोनों टेल्स में आपके पास जो वैल्यूज हैं, यानी राइट टेल में, लेफ्ट टेल में और राइट टेल में, लेफ्ट टेल में आपके पास वेरी स्मॉल हाइट्स हैं, दे आर वेरी लेस फ्रीक्वेंट, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है। जबकि राइट टेल में वेरी लार्ज हाइट है तो वो भी लेस फ्रीक्वेंट है और उनकी प्रोबेबिलिटी भी लो है। अब ये जो आपके पास रेड जो आपको मैंने ये पोर्शन बना के दिखाया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों की जो हाइट्स है वो इसके अंदर है। मोस्ट ऑफ द हाइट्स आर इन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी ना तो बहुत ज्यादा कम है, ना ही बहुत ज्यादा ज्यादा है, ना बहुत हाई वैल्यू है ना बहुत लो वैल्यू है, इंटरमीडिएट वैल्यूज है। और आप इसमें देख रहे हैं इसमें जो वाई एक्सिस के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, ये शो हो रहा है कि इनकी जो यस। प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास हाई है। तो हाइट, लोगों की हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होती है? ऐसी हाइट जो बहुत लार्ज हो वो लेस फ्रिक्वेंट है, बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। और इसी तरह ऐसी हाइट जो बहुत
कम हो, स्मॉल हो, वो भी Small होती हो। है लेकिन बहुत कम होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है। जो ज्यादातर Okay. हाइट से आपके पास वो इंटरमीडिएट है। तो ये जो बेल शेप्ड कर्व है ना, ये इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है शो करता है। इसी तरह लोगों का जो वेट है आपके पास, लोगों का वेट भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, हो यानी जाएगा सर, वेट भी हो जाएगा, इनकॉम यानी ट्रिपल भी हो जाएगी, समझ आ गया सर। ऐसे मतलब ज्यादा वेट वाले लोग होते हैं, कम होते हैं, कम वेट वाले कम होता भी लोग होते हैं, कम होते हैं, ज्यादातर लोगों के जो वेट्स होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं। है, इसी तरह नॉर्मल जो होता है, आपके एवरेज पास, होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो क्या प्रॉपर्टी, तो ये जो है जनरल प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये इसकी डेंसिटी फंक्शन की जनरल शेप है जो कि बेल शेप्ड कर्व है। ठीक। सही है। तो अब तो ये तो हम इसके फीचर समझ गए। तो अब इसके अंदर ये जो इसके सेंटर में जो वैल्यू है ना, वो इसकी मीन वैल्यू। पहली चीज तो ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है और ये सेंटर्ड अबाउट मीन है। इसके सेंटर में ये जो वैल्यू है जिस पर हाइट सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये आपके पास जो है इसकी मीन वैल्यू है। तो अब इसमें जो जनरल फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सेंटर्ड अबाउट मीन है, म्यू सेंटर में इसके मीन है, ये जैसे दिखाया हुआ मैंने। और ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन है, और ये मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है। मीन के राइट हैंड साइड पर जो पार्ट है और जो लेफ्ट हैंड साइड पर पार्ट है, वो दोनों बिल्कुल सिमिलर है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। जैसे ह्यूमन बॉडी भी जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है। आप सेंटर में अगर आप एक बिल्कुल एक लाइन खींचे तो उसके दोनों तरफ जो पार्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अच्छा, और तीसरी चीज, इसका जो स्प्रेड है वो डिपेंड करता है इसके स्टैंडर्ड डेविएशन पर। तो ये जो स्प्रेड है कि मीन के अबाउट कितना जो डेटा है वो कितने रीजन में फैला हुआ होगा, ये इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सिग्मा पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजों की अहमियत होती है, एक तो इसका मीन और एक इस मीन जो इसकी सेंट्रल वैल्यू है, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस सेंट्रल वैल्यू के अबाउट इसका स्प्रेड बताता है। तो एक्स जो है आपके पास, अगर उसकी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, तो उसके अंदर ये जो म्यू और सिग्मा होती है इसके टू पैरामीटर्स होते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसका मीन और सिग्मा जो है वो म्यू और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन वो उसके पैरामीटर्स हैं, यानी ये हमें मालूम होंगे, ये हमें गिवन होंगे। इसकी मदद से जो हम बेल शेप बना सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो डेंसिटी फंक्शन है तो इसको हमने प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ना ही हम इसको आगे यूज करेंगे, लेकिन ये कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ओके आपके सर। पास जो डेंसिटी फंक्शन है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। आपको पता है जो पीडीएफ होते हैं आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उनके लिए स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं। तो जैसे आपके पास बाइनोमियल में स्मॉल बी होता है, पॉस्टन में स्मॉल पी होता है, हाइपर ज्योमेट्रिक में स्मॉल एच होता है। वो डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस है, तो इसमें डेंसिटी फंक्शन है। तो इसका जो डेंसिटी फंक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ये x जो है ये आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, और सेमी कॉलन के बाद फिर हम इसके पैरामीटर्स बताते हैं कि म्यू क्या है और सिग्मा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो जो द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो ये इसका डेंसिटी फंक्शन है। तो ये है 1/√2 पाई सिग्मा, सिग्मा रूट से बाहर है। फिर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में ये सारी पावर है 1/2 सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, जहां पे x की वैल्यू है इट कैन बी फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। पाई जो आपको पता है 3.14 होता है, और ए जो बेस है नेचुरल लॉगरिथम की वो 2.71828 होता है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला है, जिसको इंटीग्रेट करके हम एरिया निकालेंगे अंडर नॉर्मल कर्व। तो अब आपके पास कितनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है मीन म्यू और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू पर। अब म्यू और सिग्मा की मुख्तलिफ वैल्यूज, इन्फिनिट वैल्यूज पॉसिबल है। आप म्यू और सिग्मा को चेंज करते रहें तो आपके पास जो डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको हासिल होगी, सबकी जो शेप होगी वो बेल शेप्ड होगी, लेकिन उनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से उसमें जो है वो स्प्रेड होगा। तो देयर आर हाउ मेनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? इनफिनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास जो है वो इनफिनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा। तो ये मैंने जो है डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे दिखाया हुआ, सबकी शेप जो है बेल शेप्ड होगी। ये जो मैंने यहाँ पे 3 नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है, हर एक में मीन जो है वो डिफरेंट है। इसका मीन, ये इसकी सेंट्रल वैल्यू ये कम है, इसका मीन ज्यादा है, ये इसका मीन ज्यादा है, लेकिन सबका, और इसी तरह सबका स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफरेंट है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या होता है, मीन के अबाउट स्प्रेड में इजाफा होता है। जैसे सिग्मा इज इक्वल टू 1 है तो मीन के अबाउट जो स्प्रेड है कम है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ा दिया तो मीन के अबाउट स्प्रेड थोड़ा बढ़ गया, इसकी हाइट कम हो गई।
और हमने स्प्रेड और बढ़ा दिया तो उसकी हाइट और कम हो गई और स्प्रेड और बढ़ गया। हाइट इसलिए कम होगी क्योंकि टोटल एरिया 1 होना चाहिए। तो ये मैंने डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए, सबकी शेप जो है वो बेल शेप है, लेकिन क्योंकि इसमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू का फर्क है तो इसलिए जो है इनकी शेप का फर्क है। अच्छा, अब इस तरह यहाँ पे ये मैंने दो नॉर्मल कर्व दिखाए जिसमें पहले का मीन दूसरे के मीन से कम है, μ1 इज लेस देन μ2, लेकिन दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्प्रेड बराबर है। तो आप देखें मीन के अबाउट जो इनका खोलाव है, मीन के अबाउट जो इनका स्प्रेड है, मीन के अबाउट डेटा कितना फैला हुआ है, वो दोनों में सेम है। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम है, लेकिन दोनों के क्योंकि मीन डिफरेंट है तो ये डिफरेंट सेंट्रल वैल्यू के गिर जो है ये सेंटर्ड हुए हैं। ठीक है, μ1 लेस है μ2 से। तो ये ऐसे दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए जिनके मीन डिफरेंट है और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है। अच्छा, इसी तरह नीचे ऐसी दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए जिनके मीन तो सेम है, यानी दोनों की जो सेंट्रल वैल्यू है जिसके गिर्द वो सेंटर्ड हुए, दोनों के जो मीन है वो सेम है, μ1 और μ2, लेकिन दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है। तो σ1 इज लेस देन σ2। तो देखें जो स्प्रेड कम है उसमें उसकी जो पीक है वो ज्यादा है, मीन के गिर्द स्प्रेड जो है वो कम है और पीक ज्यादा है। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ाते हैं तो मीन के अबाउट स्प्रेड बढ़ जाता है और पीक कम हो जाती है। तो ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज है। तो अब हम जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करते हैं। तो अब जैसे आपके पास, जैसे दुनिया में आपके पास जो है करेंसीज तो बहुत हैं, पाकिस्तानी करेंसी है, ब्रिटिश करेंसी है, लेकिन हमारे पास डॉलर जो है वो हमारी स्टैंडर्ड करेंसी है। उससे ये फायदा है कि जो भी हमें तिजारत करनी होती है तो वो हम एक ही करेंसी में कर सकते हैं, डॉलर में कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इन्फिनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा। लेकिन इसके अंदर हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड बना लिया है। वो कौन सी होनी चाहिए? नेचुरली वो होनी चाहिए जिसका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो। याद रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा तो देयर विल बी नो स्प्रेड, लेकिन ऐसा नहीं होता, स्प्रेड कुछ ना कुछ होता है। तो ये सबसे आसान वैल्यूज हैं, सबसे जो है नेचुरल वैल्यूज हैं म्यू और सिग्मा की, जिनको यूज करना सबसे ज्यादा आसान है। तो एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 हो और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो इन्फिनिट है, लेकिन देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो कौन सी है? जिसका मीन आपके पास 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो। तो ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और क्योंकि ये हमने स्टैंडर्ड बनाई है तो इसको हम एक्स के बजाय खास लेटर से डिनोट करते हैं ताकि हम देखते ही इसको पहचान जाए। तो हम इसको कैपिटल Z से जो है वो डिनोट करते हैं। तो स्मॉल n का मतलब तो एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें म्यू मीन जो है वो 0 हो और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, यानी n फॉर एनी वेरिएबल जिसमें मीन की एक खास वैल्यू 0 और सिग्मा की खास वैल्यू 1 हो। तो ऐसी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे आप समझ जाएंगे कि ये वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। तो जैसे ये मैंने इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के PDF को प्लॉट किया हुआ, ये भी बेल शेप्ड ही है और इसका जो सेंटर है उस पर मीन 0 है, मीन 0 है आपके पास, और इसके राइट हैंड साइड पर जो है आपके पास वैल्यूज पॉजिटिव है 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यूज नेगेटिव है -1 -2 -3, और ये जो इसका स्प्रेड है वो आपके पास 1 है। ठीक है, तो अब इसके बाद अब आ जाए, अब जो आपको पता है कि कोई भी आपके पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम एरिया की मदद से जो है फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज फाउंड बाय फाइंडिंग एरिया। तो आपके पास जो नॉर्मल कर्व है, जो बेल शेप्ड कर्व है, तो इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो दरअसल प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी है, तो जिसको हम इंटीग्रेशन की मदद से जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये हमें पता है क्योंकि ये चीजें आपको पहले भी पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1 है। तो इसका मतलब जो टोटल एरिया होगा अंडर एनी नॉर्मल कर्व वो हमेशा 1 होगा। कोई भी नॉर्मल कर्व हो उसके अंडर जो टोटल एरिया होगा वो आपके पास 1 होगा। तो कोई भी नॉर्मल कर्व हो इट इज सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट मीन। सो जो मीन है, जो इसकी सेंट्रल वैल्यू है, वो डिवाइड्स द टोटल एरिया इनटू हाफ्स ऑफ 0.5 ईच। क्योंकि टोटल एरिया 1 है तो जो मीन होगा वो टोटल एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसमें हर पार्ट का एरिया जो होगा 0.5 होगा। तो ये जैसे जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है जिसको हम Z से शो कर रहे हैं, तो इसके अंडर टोटल एरिया 1 है, इसकी जो सेंट्रल वैल्यू जो इसका मीन है 0, तो इसके राइट हैंड साइड पर ये जो रेड पोर्शन है इसका एरिया 0.5 होगा,
और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो ब्लू पोर्शन है इसका एरिया 0.5 होगा। तो मीन जो होगा टोटल एरिया 1 को 2 इक्वल पार्ट्स 0.5 में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब हम वी फाइंड द एरिया। अब देखें, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर हमारे पास इन्फिनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर एक के लिए हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह तो बहुत टाइम हमारा खर्च होगा, बहुत कम्बरसम है। तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना ली जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, जिसको हम Z से डिनोट करें। तो अब कोई भी कैलकुलेशन हमें करनी होगी तो हम पहले जैसे कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पहले हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर वो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए जो हमने टेबल बनाए हुए उसकी मदद से जो हम एरिया या प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अब ये जो हम वी फाइंड द एरिया फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल या Z टेबल, तो अब ज़ाहिर है ये जो इसका PDF है इसको इंटीग्रेट करके हमने एरिया निकाला। अब अगर हम बिल्कुल PDF से ही स्टार्ट करें और इंटीग्रेट करें तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसका जो PDF है इट्स नॉट इजी टू इंटीग्रेट। तो इसका जो PDF आपने ऊपर देखा हुआ है ये है इसका PDF। तो अब अगर हमने एरिया निकालना होगा तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये काम हम जो है हम कर चुके हैं, इसके हम इंटीग्रेट करके हम टेबल जो है वो बना चुके हैं। तो अब हमें इसके PDF को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इसके जो टेबल है उसको पढ़ लेंगे और टेबल से हम प्रोबेबिलिटी जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व से जो प्रोबेबिलिटीज मालूम करते हैं, वी फाइंड द एरिया फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल और Z टेबल। तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल या Z टेबल है इससे हम जो प्रोबेबिलिटी या एरिया निकालते हैं। तो अब ये जो आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है ये आपकी वेबसाइट पर मौजूद है, वहां से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पहले मैं भेज चुका हूँ, आपके पास होना चाहिए। तो वो हम इसका जो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल जो बनाते हैं या एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं। तो ये आपके पास जो है Z डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेप्ड है। तो इसमें Z की किसी भी वैल्यू के लेफ्ट पर जो एरिया है वो आपको गिवन होता है। तो ये टेबल जो इसका बनाया जाता है ये किस तरह बनाया जाता है, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ एनी वैल्यू ऑफ Z इज गिवन इन टेबल। तो टेबल में Z की किसी भी वैल्यू के लेफ्ट पर जो आपके पास एरिया है वो गिवन है। जैसे ये इस टेबल में शो किया हुआ है कि आपके पास जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, Z कर्व है, Z कर्व भी कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, और ये टेबल है Z टेबल भी कह लें, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल भी कह लें। इसके एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व आपको गिवन है। तो अब ये जो एरिया कौन सा गिवन है आपको, किसी भी Z की वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड पर जो एरिया वो गिवन है। जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि Z की वैल्यू जो है -2.7 है। तो अगर Z की वैल्यू -2.7 हो तो उसके लेफ्ट पर एरिया कितना होगा। तो इसमें जो सेकंड डेसिमल प्लेस होती है ना वो हम ऊपर रो से पढ़ते हैं। फर्ज करें अगर -2.72 होता मेरे पास वैल्यू, तो मैं Z के कॉलम में आता, इसमें मैं पहले वैल्यू देखता 1 डेसिमल प्लेस तक कितनी है -2.7, और फिर ऊपर जो मेरे पास रो है इससे मैं सेकंड डेसिमल प्लेस जो है मालूम करता। अगर मुझे -2.73 यूज करना है तो Z के टेबल में मुझे -2.7 मिल गया, ऊपर जो मुझे रो मिल रही है इसमें ये सेकंड डेसिमल प्लेस आपके पास, तो ये 0.03 वाले जो है कॉलम में मैं जाता हूं तो ये -2.7 और ये 0.03 जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2.73, ठीक है। तो ये आपके पास जो सेकंड डेसिमल प्लेस है वो ऊपर से मिलेगी, फर्स्ट डेसिमल प्लेस यहाँ से मिलेगी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी -2.73। तो अगर Z की वैल्यू -2.73 हो तो उसके लेफ्ट पर एरिया कितना होगा। हमेशा याद रखें Z के टेबल में जो आपको एरिया गिवन होता है वो हमेशा वैल्यू के लेफ्ट पर होता है। तो इस -2.73 के अगेंस्ट अगर आप देखें ये आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल रही है 0.0032। तो अगर Z की वैल्यू -2.73 हो तो उसके लेफ्ट पर जो एरिया होगा आपके पास या जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.0032, ठीक है ना। तो ये टेबल जो है आपको दिया हुआ है, ये मैं आपको जो है टेबल जो है मैं दिखाता हूँ आपके पास। जैसे ये आपके पास टेबल है, ठीक है ना। अब जैसे अगर फर्ज करें कि अच्छा आप 2-3 मिनट रुक जाए, अजान हो जाए तो फिर ठीक है। आवाज आ रही है ना? हेलो, यस सर आ रही ठीक है। है। तो अब देखा मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूँ जिसमें हम नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Z के टेबल को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी एरिया निकालेंगे। अब जैसे एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व है, ये उसकी एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल है आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालेंगे Z जो है वो लेस देन 1.35 हो। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, Z उसकी वैल्यू अगर लेस देन 1.35 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको मैंने डायग्राम से दिखाया। ये आपके पास नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की शेप है, ये बेल शेप्ड है आपके पास। Z से शो कर रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। अगर कोई और रैंडम वेरिएबल होता तो मैं X लिखता। इसके सेंटर में इसका जो मीन होता है वो आपके पास 0 है, ठीक है।
तो जो आपके पास z की जो वैल्यू है 1.35 से लेस है, तो ये मैंने जीरो के राइट हैंड साइड पर ये वैल्यू दिखाई है 1.35, तो ये प्रोबेबिलिटी मुझे मालूम करनी है। तो लेस का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये जो ब्लू कलर से जो मैंने एरिया शो किया है ये मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है या एरिया है। तो मैं अब z के टेबल में मैं जाता हूँ और उसमें मैंने कौन सी वैल्यू पढ़नी है 1.35, तो उसके लेफ्ट पर जो एरिया है उसको पढ़ना है। तो ये मैं z के टेबल में गया हूँ, तो अब z के टेबल में ये z के कॉलम में मैं यहाँ से मैं 1.3 लूंगा, जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है ये 1.35 है, तो 1.3 फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आप ये z के कॉलम में जाए, ये आपको 1.3 मिल गया। फिर ऊपर आप जो रो है इसमें आपको सेकंड डेसिमल प्लेस मिलेगा, तो आपको क्योंकि 1.35 चाहिए तो इसमें आप जो सेकंड डेसिमल प्लेस है 0.05 आप उसके कॉलम में जाए, तो ये 1.3 और ये 0.05 उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 1.35। तो 0.05 के कॉलम में अगर आप नीचे आए और 1.35 की रो में अगर आप राइट हैंड साइड पे जाएं तो आप देखें जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो आपके पास वैल्यू है 0.9115, तो ये वो एरिया है जो 1.35 के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये हमारे पास ये ब्लू एरिया है। ठीक है, तो इसको हमने टेबल से जो है वो पढ़ लिया। तो समझ गया है मैंने किस तरह पढ़ा है। ये z के कॉलम में 1.3, ऊपर जो रो है इसमें सेकंड डेसिमल प्लेस आपको मिल गया 0.05, तो ये बन गया 1.35। तो अब इनके इंटरसेक्शन पर ये जो वैल्यू आपको लिखी हुई है ना, ये प्रोबेबिलिटी या एरिया की वैल्यू विच इज टू द लेफ्ट ऑफ कर दो बस 1.35। वालों ठीक से। है ना। तो ये एक एग्जांपल पढ़ी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप z टेबल किस तरह पढ़ेंगे। तो याद रखें जो लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या होगा, जो एरिया होगा आपके पास वो लेफ्ट पर होगा। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, एरिया जो होगा आपके राइट हैंड साइड पर होगा, राइट पर होगा। ठीक है, अब जैसे कुछ और मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे हाउ टू यूज स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल टू फाइंड प्रोबेबिलिटीज। स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल z से आप प्रोबेबिलिटीज किस तरह निकालेंगे। अभी मैंने लेस देन टाइप की आपको बताई। याद रखें जो टेबल बनाया हुआ है वो लेस देन टाइप के लिए बनाया हुआ है, यानी किसी भी वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया दिया हुआ है। अब हम दूसरी टाइप की प्रोबेबिलिटीज किस तरह निकालेंगे। अब जैसे एग्जांपल बने तो ये प्रोबेबिलिटी आप मालूम करें कि z जो है इज ग्रेटर देन 1.23। तो ये मैंने इसको डायग्राम से दिखाया, ये आपके पास z कर्व है, इसके सेंटर में इसकी मीन वैल्यू 0 है, इसके राइट हैंड साइड पर ये 1.23 है। तो हमने क्योंकि z इज ग्रेटर देन 1.3 है, तो ग्रेटर देन है, तो ये कौन सा एरिया मालूम करना है जो इस वैल्यू के राइट हैंड साइड पर हो, ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। अब टेबल में मुझे राइट हैंड साइड पर एरिया गिवन नहीं है, टेबल में मुझे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर किसी भी वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया जो है वो मुझे गिवन है। तो सबसे पहले ये जो राइट हैंड साइड वाला एरिया है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले एरिया में कन्वर्ट कर लूंगा। तो वो मैं किस तरह कन्वर्ट करूंगा, अब मुझे मुझे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है जो बिलो एरिया है, लेकिन टेबल में जो मुझे गिवन है वो ये एरिया गिवन है जो इस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी रेड एरिया। तो अब ये रेड एरिया जो है मैं ये इसको टेबल से मैं पढ़ लेता हूँ। टेबल से मैं किस तरह पढ़ लेता हूँ, मैं टेबल में जाता हूँ, तो ये जो z की वैल्यू है 1.23, इसके लेफ्ट पर ये जो एरिया है इसको जो है मैं टेबल से पढ़ता हूँ। तो ये मैं आपको पढ़वा रहा हूँ कि हम किस तरह जो है पढ़ेंगे। z की वैल्यू 1.23, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है, z की वैल्यू 1.23 है। तो हम z के कॉलम में आए हैं, इसमें 1.2, ये रहा मेरे पास 1.2, और ऊपर जो रो है इसमें जो मुझे सेकंड डेसिमल प्लेस चाहिए वो 0.3 चाहिए, ये है 0.03। तो ये 1.2 और ये 0.03, तो ये हो गया 1.23। तो आप देखें इसके अगेंस्ट जो आपको वैल्यू मिल रही है वो आपके पास क्या मिल रही है 0.8907, ये इसका अगेंस्ट वैल्यू है। तो अगर z 1.23 है तो उसके लेफ्ट पर जो प्रोबेबिलिटी या एरिया वो 0.8907 है। तो इसको जो है वो मैंने टेबल से पढ़ लिया, तो टेबल से मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई इस वैल्यू के लेफ्ट पर, यानी जो रेड एरिया है ये मेरे पास आ गया 0.8907। अब इस रेड एरिया की मदद से मैं ये ब्लू एरिया पढ़ सकता हूँ जो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। वो किस तरह, तो मुझे पता है कि जो टोटल एरिया है वो आपके पास 1 है। अब ये जो टोटल एरिया है 1, ये रेड प्लस ब्लू के बराबर है। तो अब क्योंकि मुझे रेड पता है तो मैं ब्लू निकाल सकता हूँ। ब्लू किस तरह निकालूं, जो टोटल एरिया आपके पास आने 1, उसमें से ये रेड माइनस कर दें तो ये आपको ब्लू एरिया मिल जाएगा। तो रेड में ऊपर टेबल से पढ़ चुका हूँ 0.8907, 1 में से इसको माइनस कर दिया, तो ये मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर z इज ग्रेटर देन 1.23 हो तो ये प्रोबेबिलिटी या एरिया आपके पास, यानी ये ब्लू एरिया आ गया 0.1093। तो समझ में आ गई बात। ये एग्जाम्पल हमने किस तरह करी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखें, ये इसमें है कि z इज लेस देन -1.23, ये एक नेगेटिव वैल्यू दी हुई है z की, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये एरिया मुझे चाहिए। लेस देन का मतलब ये एरिया लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये ब्लू एरिया मुझे चाहिए। तो अब मैं इसको आराम से z टेबल से निकाल सकता हूँ क्योंकि z टेबल में मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया ही गिवन होता है।
तो इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं टेबल में जाता हूँ, z की वैल्यू -1.23 है, मैं उसको पढ़ता हूँ तो z की वैल्यू -1.23, तो ये आपके पास ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये z की वैल्यू, तो -1.23 मुझे वैल्यू चाहिए, तो ये z के कॉलम में जाएं, इसमें -1.2 आपको ये मिल गया, -1.2, ये एक डेसिमल प्लेस आपको मिल गया, ऊपर वाली रो में आपको सेकंड डेसिमल प्लेस मिलेगा, ये है 0.03, तो 0.03, ये 0.00 है, 0.01 है, 0.02, 0.03 फोर्थ कॉलम है, तो -1.2 और 0.03 का फोर्थ कॉलम, तो इसका अगेंस्ट से प्रोबेबिलिटी आपको लिखी हुई है 0.1093, तो उसको मैंने जो है z के टेबल से पढ़ लिया 0.1093, ठीक है ना, तो ये आपको मिल गया। अच्छा, अगर फर्ज करें जस्ट ये -1.2 होता तो, या 1.2 आपके पास है, इसमें सेकंड डेसिमल प्लेस नहीं है, तो ये 1.20 होगा, तो अगर जैसे 1.2 के अगेंस्ट उसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, तो आप इसको किस तरह पढ़ेंगे, आप जो है 1.2 के कॉलम में जाएंगे, z के कॉलम में आपको चाहिए 1.2, ये मिल गया 1.2, अब सेकंड डेसिमल प्लेस में 0 है, तो जो पहला कॉलम है 0.00 वाला, ये हम ले लेंगे, तो ये 1.2 हो गया, तो इसके अगेंस्ट ये इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है 0.8849, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो हम इसको जो है वो पढ़ लेंगे। तो इस तरह जैसे मैं जो है आपको एक और एग्जांपल कर, अच्छा अब इसमें क्योंकि जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या जेड डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिमेट्री है, तो सिमेट्री की वजह से ये जो आपके पास एरिया है, यानी ये जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन -1.23, तो ये -1.23 के लेफ्ट पर ये जो एरिया है, ब्लू एरिया, ये इस प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, और अगर ये प्रोबेबिलिटी है कि z इज ग्रेटर देन 1.23, ये दोनों वैल्यूज में सिर्फ साइन का फर्क है, ये -1.23 है, +1.23 है, तो अगर z इज ग्रेटर देन 1.23 तो ये जो ग्रीन एरिया है, ये इस प्रोबेबिलिटी से हम शो कर रहे हैं, तो सिमेट्री की वजह से ये जो ब्लू एरिया और ये जो ग्रीन एरिया, दोनों एरियाज आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे, दीज टू एरियाज आर सेम, बात समझ में आ रही है, तो सिमेट्री की वजह से ये जो दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, दे विल बी इक्वल, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, एग्जांपल 3 है प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू वैल्यूज। अब जैसे अभी तक हमने किस टाइप की प्रोबेबिलिटी, हाँ कुछ पूछना है, तो अब तक देखें हमने किस टाइप की प्रोबेबिलिटीज हम z के टेबल से पढ़े, लेस देन टाइप की पढ़ ली, ग्रेटर देन टाइप की पढ़ ली है, वो थोड़ा सा फास्ट जा रहे थे इसलिए पिछला समझ नहीं आया, वैसे तो समझ आ रहा है। कौन सा समझ में नहीं आया, ये वाला, ये सिमेट्री वाला, कौन सा, कौन से जी सर, एग्जांपल, ये एग्जाम्पल 2 समझ में आ गई है, z इज लेस देन -1.23 हो, तो इसके लेफ्ट पर ये एरिया हमने सिंपली टेबल से पढ़ लिया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्योंकि आपके पास जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है, तो अब जैसे ये 0 के राइट हैंड साइड पर ये वैल्यू है 1.23 और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू -1.23, दोनों में मैग्नीट्यूड तो बराबर है, सिर्फ साइन का फर्क है, सिर्फ इनमें साइन का डिफरेंस है, ये 0 से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये जो 1.23 के राइट हैंड साइड पर एरिया है, ये ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, और -1.23 के लेफ्ट हैंड साइड पर जो एरिया है मैंने ब्लू कलर से शो किया। क्या ये दोनों एरियाज बराबर होंगे या नहीं होंगे, बताएं मुझे। याद रखें z डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इस वजह से ये जो दोनों आपके पास एरियाज होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है ना, सिमेट्री की वजह से। अगर सिमेट्री नहीं होती तो फिर ये बराबर नहीं होते। तो अब आ जाइए, अब एग्जाम्पल 3 में आपको बताता हूँ। अब इसमें जो है हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बिटवीन टू वैल्यूज। तो अब जैसे अगर z जो है वो बिटवीन -1.45 और 2.16 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अभी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, z कर्व है, इसमें ये मैंने ये डायग्राम से ये प्रोबेबिलिटी शो की है। ये बेल शेप कर्व है z, इसके सेंटर में इसका मीन है 0, एक वैल्यू नेगेटिव है, वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर है, -1.45, एक 2.16 राइट हैंड साइड पर है। तो ये -1.45 और 2.16 के दरमियान अंडर z कर्व ये जो एरिया है वो ये इस प्रोबेबिलिटी के बराबर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एरिया को एरिया की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया और प्रोबेबिलिटी सेम होते हैं। तो ये जो ब्लू पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है कि z इज बिटवीन -1.45 एंड 2.16। अब ये प्रोबेबिलिटी मैं किस तरह पढ़ सकता हूँ, तो अब देखें टेबल में जो मुझे प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो किसी भी z की वैल्यू के जो लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया वो गिवन है। तो अब जैसे अब एक तो 2.16 के लेफ्ट हैंड साइड पर ये एरिया है, ये मैंने शो किया है रेड कलर से, ठीक है ना। और इसको जो है मैं टेबल से जाके पढ़ लेता हूँ। ये टेबल से अगर z इज लेस देन 2.16 हो, यानी 2.16 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो सारा एरिया है रेड कलर का, इसको अगर मैं टेबल से जाके पढ़ूं, यानी ये प्रोबेबिलिटी कि z इज लेस देन 2.16, तो इसको मैं जो है टेबल से जाके पढ़ता हूँ, z जो है वो 2.16 है,
तो Z के कॉलम में 2.16, ये आ गया 2.1, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस आपको मिल गया, और ऊपर आपको चाहिए 0.06, तो ये 0.06 है। तो 2.1 ये रहा आपके पास, 0.06 ये रहा। तो इसके अगेंस्ट देखें जो आपकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास वो 0.9846। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मैंने Z टेबल से पढ़ ली है, ये आ गया 0.9846। ठीक है, तो ये आपके पास क्या, ये जो 2.16 के लेफ्ट पर ये जो एरिया है जिसको मैंने रेड कलर से शो किया, ये एरिया है, ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इसी तरह ये जो दूसरी आपको वैल्यू दी हुई थी -1.45, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो एरिया है इसको आप टेबल से पढ़ सकते हैं। टेबल से हमेशा याद रखें लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया पढ़ते हैं। तो ये मैंने दिखाया -1.45 के लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो ग्रीन एरिया है इसको भी जो है मैं टेबल से पढ़ लेता हूँ। तो मैं -1.45 के लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो एरिया पढ़ता हूँ, -1.45। तो ये आपके पास हो गया -1.4, और ये 0, 1, 2, 3, 4 और ये 0.05 वाला कॉलम है, तो इसके अगेंस्ट से प्रोबेबिलिटी 0.0735। तो इसको जो है ये मैंने टेबल से पढ़ लिया, तो ये दोनों एरिया मेरे पास आ गए 0.0735। तो अब ये जो दो एरियाज है, एक रेड एरिया और ये ग्रीन एरिया, इससे मैं ये ब्लू एरिया किस तरह निकाल सकता हूँ जो कि इन दोनों वैल्यूज के दरमियान है। तो अगर आप ये जो रेड वाला एरिया है विच इज लेफ्ट ऑफ 2.16, इसमें से माइनस करते हैं ग्रीन वाला एरिया विच इज लेफ्ट ऑफ -1.45, तो आपको ये ब्लू एरिया आ जाएगा विच इज बिटवीन -1.45 एंड 2.6। तो ये डायग्राम में दिखाया ब्लू बराबर है रेड माइनस ग्रीन। तो इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया। तो ये ब्लू रेड माइनस ग्रीन है, तो इन दोनों की मदद से जो मैं इसको मालूम कर लिया। तो समझ गए एग्जाम्पल कि अगर बिटवीन टू वैल्यूज आपको एरिया प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वो आप किस तरह निकालेंगे, वो अपर माइनस लोअर, अपर के लेफ्ट की वैल्यू माइनस लोअर के लेफ्ट की वैल्यू से आप निकालेंगे। तो ये मीटिंग में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरी मीटिंग शुरू करता हूँ, तो फिर उसका मैं